तो नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आप सभी मानव समाज को जय भीम है, जय सतनाम है, जय संविधान है, जय सेवा जोहार है। आज हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे सतनामी समाज के जो यूपीएससी द्वारा चयनित हमारे बड़े भैया संजय डहरिया सर जी हैं। तो सर को बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया। तो मानव समाज आज हम हमारे सर का इंटरव्यू लेकर आए हैं, जिससे हमारे युवाओं को, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को एवं सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेरणादायक यह वीडियो है, तो अंत तक ज़रूर देखिए। तो सर को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके जीवन परिचय जानना चाहता हूँ। आपका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ तक शिक्षा आपने प्राप्त की है, पारिवारिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में बताइए। जी, जैसे आप बताएं, मेरा नाम संजय डहरिया है। मैं गांव से हूँ। बिलटुकरी गांव है मेरा, महासमुंद ज़िले में। और मेरा प्राथमिक शिक्षा हुआ है मेरे गांव से ही। 1ली से 5वीं तक मैं गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद 5वीं में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर में अपनी पढ़ाई 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद रविशंकर यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ। और इसके साथ साथ मैं बैंकिंग सेक्टर में लगभग 9 साल काम किया हूँ मैं। और उसके बाद कुछ स्वास्थ्यगत समस्याएं थी, तो उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ा था। लगभग 7-8 साल ख़राब हुआ था मेरा उसमें। और फिर जब स्वास्थ्य सही हुआ, फिर मैं अपनी तैयारी किया यूपीएससी का। लगभग 4 साल तैयारी में लगा मुझे, और उसके उपरांत आज ये सफलता मिली है। सर, जैसे कि हम सबका बचपन में सपना होता है, विद्यार्थी स्टूडेंट में समय में कुछ बनूंगा ऐसे करें, तो आप पढ़ते थे तो उस समय कुछ लक्ष्य था? और जैसे मैं बताया, मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ था। तो नवोदय की जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी और बहुत डिसिप्लिन्ड पढ़ाई होती है। और हमारे जो नवोदय विद्यालय समिति होता है, जो नवोदय विद्यालय पूरे देश भर में जो हैं उनको चलाता है, उस समिति के जो कमिश्नर होते हैं वो आईएएस होते हैं। तो जो कमिश्नर सर हैं हमारे स्कूल में विज़िट में आते थे, तो उनको देख के एक प्रेरणा आती थी कि हम अगर अच्छे से मेहनत करें, अच्छा मेहनत लगन लगाएं और इस एग्ज़ाम में कॉम्पीट करें, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो आईएएस जैसे पद में भी जा सकते हैं। तो वहाँ से ये सोच आया था मेरे मन में। तो सर, जैसे आपका तबीयत खराब हुआ, सेहत उन परेशानियों से जूझे, तो उस दौर के बारे में बताइए सर, उस समय के बारे में कि आपको कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे मैं बताया कि ग्रेजुएशन होने के बाद मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा था। मेरी पोस्टिंग थी कलकत्ता में। तो 2011 की बात है। उस समय मुझे मेरे शरीर में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और वो एक बहुत कठिन समय था। और मैं बाहर था, अकेले था, तो और ज़्यादा परेशान हुआ। तो अपना इलाज कराने के लिए मुझे रायपुर आना पड़ा। फिर रायपुर में हम कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किए। वो लोग हमको बोले मुंबई या वेल्लोर जाने के लिए इलाज के लिए। तो हम मुंबई गए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। लेकिन वही है, थोड़ा सा दुर्भाग्य ये था कि वो जल्दी से ठीक नहीं हुआ। 2011 में शुरू होके मेरा जो समस्या है वो लगभग 2018 तक चलता रहा। शारीरिक समस्या, बार बार मुझे मुंबई जाना पड़ा, वहाँ जैसे तैसे रुकना पड़ा, और हर 2-3 महीना में बार बार जाना आना, बाहर रहना, वहाँ का खर्चा, वहाँ का मानसिक थकान, बहुत सारी बातें होती है। और ख़ासकर आप जब कैंसर जैसे चीज़ से लड़ते हैं तो वो और एक भावनात्मक रूप से बहुत चैलेंजिंग होता है। तो सबसे लड़ते लड़ते मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन वही होता है, थोड़ा सा हमको हिम्मत दिखाना था, परिवार का सपोर्ट मिला, मेरी मम्मी साथ में रहती थी। तो 2018-19 तक होते होते स्वास्थ्य मेरा अच्छा हो गया था। बट ये जो दौर था 2012 से 2018, वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। फिर आईएएस का जो सफ़र है वो कैसे शुरुआत हुआ कि? ये जैसे मैं बोला, 11th में ही मैं डिसाइड किया था जब मैं क्लास 11th में था। लेकिन ये स्वास्थ्यगत कारण से मुझे अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ गया था।
लेकिन जब 2018-19 में मेरा स्वास्थ्य मुझे लगा कि अब स्टेबल है, और जो डॉक्टर मेरा इलाज किए मुंबई में, उनसे भी मैं बात किया कि मुझे आईएएस का तैयारी करना था, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से रोका हूँ मैं उसको। तो अब क्या मैं इसको फिर से कर सकता हूँ? क्या मेरा स्वास्थ्य अब ऐसा है कि मैं आगे पढ़ाई कर सकता हूँ? तो मेरी जो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मुझे एडवाइस दिया कि अब आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आगे संभवतः कुछ आपको समस्या नहीं होगी, तो आप जो भी आपका लक्ष्य है उसमें आप जा सकते हैं। फिर वहाँ से मैं एक आईएएस का फिर से ज़ीरो से फिर से शुरू किया मैं, कि अब जीवन बच गई है तो ऐसे ही उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसको और अच्छा कुछ महत्वपूर्ण काम करेंगे। ये सोच के मैं अपने आईएएस का जो मेरा पुराना जो सपना दबा हुआ था मेरे मन में, उसको बाहर ला के फिर मैं उसके लिए काम करना शुरू किया फिर से। मानसिक रूप से सर कोई भी एग्जाम, हम लोग युवा आजकल परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से आप सकारात्मक हुए, फिर तैयारी किए, तो उस तैयारी के शेड्यूल को बताइए सर, सकारात्मक साथ। देखिए, यूपीएससी खासकर ऐसा एग्ज़ाम है जो आपका केवल ज्ञान का परीक्षा नहीं करता है। ये पूरा का पूरा आपका जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे आपका सोच, आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन कैसा है, आप किस तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं, और आपका दिनचर्या कैसे रहता है। तो इसमें धैर्य का भी रोल होता है। तो डिसिप्लिन, धैर्य और एक करेज, साहस की भी ज़रूरत होती है यूपीएससी जैसे परीक्षा को करने के लिए। और मेरे केस में तो मुझे साहस की ज़रूरत और ज़्यादा थी, क्योंकि मैं उतने बड़े बीमारी से लड़ के निकला था। लेकिन मेरी पढ़ाई अच्छी हुई थी शुरू से, बचपन से, तो अपने काबिलियत में मुझे कभी शक नहीं था कि कर पाऊँगा कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा। मुझे हमेशा से लगते रहा कि अगर मैं 8-10 घंटे की पढ़ाई रेगुलर दूँ तो मैं ये परीक्षा पास कर लूँगा। और उसी भरोसे के बल पे यहाँ पे लाइब्रेरी है एक, नालंदा लाइब्रेरी रायपुर में, उसका मैं एक मेंबरशिप लिया, और जहाँ अब हम बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे मैं रहता हूँ, वो पास में ही है लाइब्रेरी, मेरा यहाँ से 10 मिनट लगता है। तो फिर मैं लाइब्रेरी का मेंबरशिप 2000 लेने के बाद 2022, 2023, 2024 और 2025, ये 4 साल मैं अपनी लाइब्रेरी में लगभग दिन में 10 से 11 घंटे हर दिन पढ़ा हूँ मैं, इंक्लूडिंग संडे ऑल्सो। तो तब जाके ये सफलता मिली। और जो परिवार में जो समय देना है, साथ में त्योहार है, तीज त्योहार है, उसमें कैसे? देखिए, मेरा वही था कि मुझे समय बड़ा मुश्किल से मिला था। एक समय था आज से 10 साल पहले, जब हम लोग को डर लगता था कि जीवन रहेगा नहीं रहेगा। तो जब जीवन बच गया ना, तो मेरा मन पूरा चेंज हो गया था। मुझे तीज त्योहार, ये मेला, ये सब में उतना रुचि नहीं रह गया अभी। मेरा मन ऐसा है कि अगर मुझे समय मिल गया है किस्मत से, तो मुझे समय का इज़्ज़त करना है। तो मैं अपना एक भी दिन नहीं गंवाता था। पूरे का पूरा 4 साल जो उसका हर एक दिन को मैं जितना मैक्सिमम पढ़ पाता था, 10 से 11 घंटा, वो मैं अपने लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो मेरा मोटिवेशन ये था कि तीज त्योहार तो होते रहेगा, जीवन भर लगे रहेगा, बट अभी का जो समय है इसमें पढ़ना ज़रूरी है। अभी के समय में सदुपयोग कर लिया तो तीज त्योहार तो है ही ज़िंदगी में। सर, यूपीएससी को भारत का सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है प्रतियोगी एग्जाम में, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? और जो युवाओं हैं, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यूपीएससी जैसे बोला जाता है कि ये हमारे देश का सबसे कठिनतम पेपर है, जो कि है भी। क्यों है? क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। दूसरा, ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, तो पूरे देश भर के बच्चे, बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चे, बड़े बड़े घर के बच्चे जिनके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है, उन बच्चों से आपको कंपटीशन करना होता है। तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि जो समय है 24 घंटा, मेरे पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है, और जो दिल्ली मुंबई में बच्चा है उसके पास भी 24 घंटा है। प्रकृति किसी के साथ भेद नहीं करता, सबको 24 घंटा बराबर दिया है। तो उस 24 घंटे का जो सबसे अच्छा सदुपयोग करेगा, वो इस परीक्षा को क्वालिफाई करेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप गांव से हैं या शहर से हैं, आप गरीब परिवार से हैं या अमीर परिवार से हैं, आपके परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? आपका लक्ष्य, आपका अनुशासन और आपका मेहनत। अगर आप लक्ष्य बना सकते हैं, यूपीएससी मेहनत करने के लिए रेडी हैं, अनुशासित होकर आप उसमें डूबने के लिए तैयार हैं, थोड़ा कष्ट देने के लिए तैयार हैं अपने आप को,
तो यूपीएससी मेरे आपके जैसे लोग ही करते हैं। ऑल इंडिया बच्चे जो हैं मेरे आपके जैसे ही हैं। मैं ऑल इंडिया बच्चों से इंटरेक्ट किया हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, मुंबई में रहा हूँ, कलकत्ता में रहा हूँ, वहाँ हर प्रकार के बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है। और मैं अपने अनुभव से ये बोल सकता हूँ कि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जो जितना अच्छा मेहनत करेगा वो उतना अच्छा रिजल्ट लाएगा। माता पिता का सर कितना सहयोग रहा, और माता पिता कभी ये नहीं बोले कि आराम से ज़िंदगी जी लो, कहीं लक्ष्य आपने ठाना था हाँ उसमें? हाँ, ये जब मैं स्वास्थ्य मेरा ख़राब था उस समय ये बातें आती थी क्योंकि मैं बोलते रहता था मेरे को आईएएस करना है, आईएएस करना है। तो घर में रहते थे, तबीयत तुम्हारा अच्छा है नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है, जीवन बचाने का ही प्राथमिकता था हम लोग का, अब तुम बोल रहे हो आईएएस कर रहे हैं। तो घर से ऐसा बोला जाता था क्योंकि मैं बड़े लगभग 4 नौकरियां रिज़ाइन किया हूँ, सरकारी नौकरी। लास्ट जॉब में जो मैं रिज़ाइन किया तब मैं पोस्टल डिपार्टमेंट का जो बैंक होता है उसमें मैं मैनेजर था महासमुंद ज़िले में। तो उसको जब मैं रिज़ाइन किया मेरी सैलरी लगभग 1,20,000 के आसपास थी। तो उस समय घर से ये बोला गया कि आराम से रहो, इतनी अच्छी नौकरी है, हो अपनी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है, क्यों और अपने आप को तकलीफ़ देना, क्यों क्यों ये परीक्षा करना, वो परीक्षा करना। लेकिन वही जो मैं बताया, मेरा जो लक्ष्य था वो मेरे लिए सर्वोपरि था। और जितना भी जॉब मैं किया, मेरे पास अभी कम से कम 11 सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के। लेकिन मेरा मन हमेशा आईएएस में लगा रहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आईएएस ही बनना है। तो मेरा जो लक्ष्य है वो मेरे मन में इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके लिए मैं सब चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, और वो मैं किया भी। और आज उसी जो मेरा डिटर्मिनेशन था, मेरा जो दृढ़ निश्चय था आईएएस करना है, उसी दृढ़ निश्चय की वजह से ही आज ये सफलता मिली है। सर, आप बाबा गुरु घासीदास के समाज में जन्म लिए हैं, जो पूरे भारत के और छत्तीसगढ़ के महान संत हैं। और उस संत परिवार में बाबा गुरु घासीदास के जो संतान हुए हैं, गुरु अमरदास बाबा जी, गुरु बालक दास बाबा जी, माता सुभद्रा है, तो इन सब ने मानव समाज सुधार के बहुत अच्छे काम किए हैं। तो आप उस समाज में जन्म लिए हैं, तो आप उनको, उन संत महापुरुष के विचार का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं अपने आप को बहुत इस बात पे बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इस सतनामी समाज का एक बच्चा हूँ। और मेरा ये हमेशा से रहा है कि एक साल में कम से कम एक बार मैं अपने बाबा जी का दर्शन करने, तपोभूमि का दर्शन करने गिरौद जाता हूँ। छाता पहाड़ में बैठ के थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान करता हूँ, और अधौरा पेड़ के नीचे बाबा जी ने जो तप किया था उसका स्मरण करता हूँ। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे मेरे गुरु घासीदास बाबा जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो तप किया गिरौदपुरी में, तो मैं अपने आप को, ये जब समस्या से गुजर रहा था, पढ़ाई भी, यूपीएससी की तैयारी भी एक तपस्या है एक प्रकार से। एक जगह बैठना होता है आपको, मन को शांत रखना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की भावनाओं से बचा के रखना पड़ता है, अपनी खुद की बहुत सारी जो भावनाएं आती है उससे बच के रहना पड़ता है। तो एक प्रकार से तप है यूपीएससी की तैयारी। तो मैं ये तप को कर पाया 4 साल, क्योंकि मैं बाबा जी के तप से प्रेरणा लिया हूँ। अगर मेरे गुरु घासीदास बाबा जी, अगर उनका तप 100% था, तो मैं कोशिश किया कि उनका 1-2% तो अपने जीवन में ला लूँ मैं, और मैं ला पाया। एक जगह अपने आप को बिठा पाया लाइब्रेरी में, 10-11 घंटे में पढ़ पाया। अगर मेरी आप पढ़ाई देखोगे, 4.5 साल मैं पढ़ा हूँ 10-11 घंटे के स्पीड एवरेज टाइम से, तो आप उसको निकालेंगे तो लगभग 20,000 घंटे का पढ़ाई आता है, एक जगह एक टेबल में बैठ के। तो मेरे लिए वो तप ही था, और इसका प्रेरणा मेरे गुरु घासीदास बाबा जी रहे हैं हमेशा से। तो सर, जैसे कि भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे है, और उन्होंने जब साइमन कमीशन आया और जो वंचित वर्गों के लिए जो आईएएस है, आईपीएस है, इनको अवसर मिलना चाहिए कहा, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग में आरक्षण मिले, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को, आप जो आज आईएएस हैं, तो आप उनके प्रति दृष्टिकोण क्या है? देखिए, हमारे देश का ये सौभाग्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हमारे देश में पैदा हुए। 14 अप्रैल 1891 एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जो हमारे देश के भविष्य को तय किया आगे जाके। जब हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी पैदा हुए उस दिन, उन्होंने इतनी सारी समस्याएं झेली अपने जीवन में, क्या इंसल्ट नहीं झेला उन्होंने। उनको पानी पीने का भी हक नहीं था उनके टाइम में।
और वो सब स्थिति से लड़ते लड़ते 32 डिग्रियाँ हासिल की उन्होंने देश में विदेश में। उनके पास लगभग 35,000 किताबें थी। उसके बाद इतना सब झेलते झेलते, लोगों का बर्ताव झेलते झेलते, लोगों का नकारात्मकता झेलते झेलते, उन्होंने हमारे देश का ऐसा संविधान लिखा जो केवल हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान है। पूरे इतने 150 करोड़ की जनसंख्या को वो एक संविधान चला रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी कितने विद्वान रहे होंगे कि उस समय 1949 में वो आज के समय को समझ पाए थे कि आज से 75 साल बाद देश का क्या स्थिति होने वाला है। तो ये उनकी दूरदर्शिता थी, ये उनकी विद्वता थी। और ये जो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो आज से आने वाले हज़ारों साल तक हमारे देश को ऐसे ही स्थायी रूप से लेके चलेगा। और रही बात आरक्षण की, तो अगर हम हमारे संविधान का प्रस्तावना पढ़ें तो उसमें एक महत्वपूर्ण मूल्य है जिसको बोला जाता है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय के 3 अलग अलग डायमेंशंस हैं, रूप हैं। तो सामाजिक न्याय का एक सबसे अच्छा उनका एक डायमेंशन ये है कि हर सोसाइटी के लोगों को, हर हिस्से, सोसाइटी के जितने भी हिस्से हैं, उन लोगों को एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पॉलिटिक्स में मिलना चाहिए, प्रशासन में मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन कुछ लोगों को नौकरी देने का वो टूल नहीं है। रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व देने का टूल है कि आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं कि आप IAS, IPS जैसे सर्विस में आ सकते हैं। फिर आने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ आपको मैं। 1954 में एक IAS बने अनुसूचित जाति से। तो वो IAS डॉक्टर BR अम्बेडकर सर के पास गए और बोले, सर मैं IAS हो गया, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने 1954 में ये बात कही थी जो आज भी लागू होता है कि आप IAS बने हैं अपने समाज के बलबूते, जो आपको जो सामाजिक न्याय का जो मिला है संविधान में, उसके बलबूते आप IAS बने। तो आपका ये नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि आप उस समाज में आप जाएं जिस समाज से आप आते हैं, और वहाँ के बच्चों को, समाज को, लोगों को आप जागरूक करें, या आप बताएं कि ऐसी चीज़ें भी है जो आप मेहनत से अचीव कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेता हूँ, और ये उनकी जो बात थी जो उन्होंने 1954 में कही थी एक IAS को, उसको मैं अपने जीवन में जीना चाहता हूँ आगे, पूरे अपने सर्विस काल में और आगे भी, कि मैं जब तक जो भी पद में रहूँ, व्यक्तिगत तौर से भी और एक आधिकारिक तौर से भी, मैं अपने समाज को, सर्व समाज को थोड़ा सा, मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे तो कोई नहीं कर पाया और ना कोई कर पाएगा, लेकिन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने जो जागरूकता लाया समाज में, उसका 1-2% लाने का कोशिश मैं भी करूँगा। सर, गुरु का महत्व होता है सर सबके जीवन में, तो आपके जीवन में विशेष कोई व्यक्ति गुरु के रूप में? देखिए क्या है, मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, तो मुझे नवोदय में ऑलरेडी बहुत अच्छा हम लोग को टीचर्स लोग मिलते हैं वहाँ पे जो बहुत विद्वान होते हैं, और उन्हीं के बलबूते हमारा पढ़ाई बहुत स्ट्रांग होता है। फाउंडेशन जिसको कहते हैं, नींव, वो हम लोग का बहुत स्ट्रांग होता है। तो मेरे जीवन में बहुत सारे अलग अलग शिक्षक गणों का रोल रहा है। मेरी गिरिजा मेनन मैडम हैं एक, जो जिनसे मैं बायो पढ़ा था। फिर ग्रेजुएशन के टाइम में कलकत्ता में मुझे एक प्रोफेसर सर मिले थे वो। तो ऐसे एक व्यक्ति को मैं नाम लेके दूसरों का जो योगदान है उसको मैं विलोपित नहीं करना चाहता। बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे ये योगदान दिया है, और उनके प्रति आज मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उनसे जो मैं सीखा हूँ उसको मैं अपने काम में लाने का कोशिश करूँगा। सर, आज देखने को मिलता है युवा कहीं नशे में जा रहे हैं, किसी का मानसिक रूप से बहुत लाचार हो गया है। कोई चाहता है तो है सक्सेस, आगे बढ़ूँ, कामयाब हूँ, पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसका अतीत उससे पीछे नहीं छोड़ता है। तो ये कैसे अपने जो भूतकाल से निकल कर अपने लक्ष्य को पाया जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, काफ़ी गंभीर क्वेश्चन है कि आजकल बच्चे जिस तरह के माहौल में रहते हैं, इतना कंपटीशन है, इतना एक्सपेक्टेशन है उनसे, पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समाज एक्सपेक्ट कर रहा है, खुद उनका एक्सपेक्टेशन खुद से बहुत है। तो और जब जो उनका जो आशा रहता है उसके विपरीत कुछ रिज़ल्ट आता है तो निराश होते हैं।
है ना। कई लोग डिप्रेस होते हैं बच्चे लोग, कई लोग एकदम निराश होते हैं, और गांव में जो सुदूर इलाकों में रहते हैं वो लोग नशा पानी में चले जाते हैं। सिटीज़ के बच्चे भी आजकल नशा वगैरह करने लगे हैं। तो मैं उनको बच्चों को मैं बस यही बोलूँगा कि आप अपना जो अंदर का जो पोटेंशियल है, आपका जो क्षमता है, उसको आप बाहर लाओ। हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, वो बच्चों को याद रखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पहले नास्तिक उनको बोला जाता था जो भगवान पे भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अभी नास्तिक वो लोग हैं जो स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो बच्चों को ये चाहिए। देखिए, मैंने भी अपने जीवन में बहुत चैलेंजेस फेस किए। 8 साल कैंसर जैसे चीज़ से लड़ा हूँ। मेरी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत हम बहुत निम्न फैमिली से आते हैं, जहाँ पे आर्थिक सुविधाएं नहीं थी, सामाजिक सुविधाएं नहीं थी। तो वहाँ से मैं उठ के, मेरे माता पिता कृषक हैं, तो हम लोग को 2 टाइम का, आज से 20-25 साल पहले 2 टाइम का ढंग का खाना मिल जाता था तो बड़ी बात होती थी। एक घर मिला, अच्छा सा एक घर बन जाता था तो बड़ी बात होती थी। तो ऐसे सिचुएशन से आके अगर मैं आज देश के सबसे कठिन पेपर में मैं सफलता मिला है, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अनुशासन रखना है, लक्ष्य रखना है, और अंदर से थोड़ा सा साहसी रहना है। थोड़ा थोड़ा चीज़ में निराश नहीं होना है। लोग आपको क्या बोलते हैं वो आपका असर नहीं होना चाहिए। मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है। किसी से तुलना नहीं करना है कि उसका इतना नंबर आ गया, मेरा इतना आ गया, उसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला। किसी से तुलना मत करिए। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने आप को समय दीजिए। जब असफलता आए तो समय दीजिए। जब मेरे साथ जो असफलता का दौर चला, 8 साल कैंसर से लड़ा मैं, तो मैं अपने आप को ये बोलता रहा कि समय को समय देना है। तो आप समय दीजिए, समय ठीक हो जाता है। रात होता है तो दिन भी होता है, तो दिन होने का आप इंतज़ार करिए और धैर्य बना के रखिए। हमारे बीच है सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष सर भाव सिंह डहारी सर जी। तो सर आप भी अपने विचार रखें हमारे सर के प्रति। संजय डहरिया जी को सबसे पहले तो बधाई मंगल कामना प्रेषित करूंगा, क्योंकि होनहार जो है, काबिलियत जो है किसी विशेष जगह से नहीं आती। और हमारे जो पुरखे जो है इस बात को जो है बता के गए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, दादा नकुल देव ढीढ़ी जी, ये इस प्रकार से हमारे पुरखे हुए जो उन परिस्थिति और परिवेश दोनों से लड़ते हुए सर्वोच्च पर पहुँचे, जिसका आज हम जो है एग्ज़ाम्पल देते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो लगातार संघर्ष करने से जो मंजिल तक प्राप्त हो ही जाता है। और भाई संजय डहरिया के साथ भी ये हुआ, और यह गर्व का और गौरव का विषय है। और जो बातें आज इस बातचीत में रखी, वह वास्तव में युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और वो हर ऐसे इंसान जो अपने आप को जो है उन चुनौतियों से अलग करता है, तो उन चुनौतियों से अलग ना करके उसमें लड़ना सीखे और उन चुनौतियों को पार करके सफलता तक जाएं। हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने हमको यही सिखाया है, चाहे बाबा गुरु घासीदास हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे संत माता कर्मा हो, रविदास गुरु हो, चाहे बिरसा मुंडा जी हो, चाहे महामना बुद्ध हो। इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि अत्तदीपो भव, अत्तदीपो भव अर्थात अपनी प्रकाश स्वयं बनिए, कोई आपके उद्धार करता नहीं आएंगे। उसी बात को आगे बढ़ा कर के संत माता कर्मा ने कहा नायक बनो, तो वो भी उसी प्रतिनिधित्व को जो है इशारा किया, अपने आप में सबल बनने की ओर कहा। बाबा गुरु घासीदास ने उसी को और बेहतर ढंग से कहा कि मनखे को एक बरोबर करो।
अर्थात बाबा गुरु घासीदास जी गुरु गद्दी लगाता है, और गुरु गद्दी में जब मुखिया बन जाओ, नेतृत्वकर्ता बन जाओ, तब आपको लक्ष्य दिया। क्या लक्ष्य दिया? मनखे मनखे को एक बरोबर करो और मनखे मनखे एक बरोबर। तो ये हमारे पुरखे जो है इन बातों को कहा है, और भाई डहरिया जी जो है इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे बीच में रखे, और मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार से होनहार बेटा जो है हमारे बीच में है, और इस पर जो है सामाजिक दायित्व के साथ जो है अपने पोस्ट की दायित्व है, और एक सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं। बाबा साहब का भी एग्जाम्पल दिए कि वो दिल्ली का पहला कलेक्टर जो बाबा साहब से मिलने आए थे, तो वो उसको कहा कि आप जो है कलेक्टर बन गए हैं तो आप अपने गांव में जाइए। कोई महिलाएं गोबर थाप रही होगी, कोई पानी भर रही होगी, कोई खेत जा रहा होगा, तो आपको सूट बूट में और लाल बत्ती में जब देखेंगी तो अपने बच्चों को भी वैसे ही बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो मैं संजय डहरिया भाई जी से हम भी आशान्वित हैं कि आप जो है अपने जीवन में जो है ऐसे ही हज़ारों IPS IAS अधिकारी तैयार करें। हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप संजय भाई को पुनः बधाई। जय सतनाम। सर, हमारे जो मानव समाज को, जो गांव के रहने वाले विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता हैं, जो सपना देख रहे हैं, और कहीं न कहीं जो सफलता है आज देखने को मिलता है समाज में, सफलता को सलाम सभी कर रहे हैं, और जो आशा में है, निराशा में है, उनको हाथ बढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए भी व्यवस्था समाज में होनी चाहिए। तो सफलता को स्वीकार तो करना ही है, करते भी है समाज, साथ ही साथ उन लोगों का भी मार्गदर्शन बढ़ाते हुए सर आप अपना अंतिम संदेश पूरा मानव समाज को दीजिए सर। मैं वही बोलूँगा कि एक जीवन है, जीवन मिला है, आप उस जीवन को वेस्ट मत करिए। आपके जीवन में चुनौतियाँ आई है मान लो, तो आप उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करिए, और चुनौतियाँ आपको तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए नहीं आती है, वो आपको निखारती भी है। तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण जीवन बनाने की कोशिश करिए। अपने लिए हर कोई जीते हैं, जानवर भी अपने लिए जीता है। हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो हमको अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों के लिए सोचना है, समाज के लिए थोड़ा सोचना है। अपने लिए तो हम जिएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा समाज के लिए भी सोचना है, आसपास के लोगों के लिए भी सोचना है। आप 10 लोग का भी जीवन अच्छा कर पाते हैं अपने साथ साथ, तो वो एक अच्छा मानव का जीवन होता है। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, सबसे नैतिक जीवन वो होता है जो निस्वार्थ जीवन होता है। तो ऐसा जीवन जीने का कोशिश करना चाहिए। मैं अपने जीवन में कोशिश करूँगा कि मेरे जीवन से कुछ लोगों का जीवन अच्छा हो सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आप सभी मानव समाज को एक बार पुनः धन्यवाद। आज हमारे बड़े भैया संजय डहरिया ने मानव समाज में एक अद्भुत मिसाल पेश की है। आज सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव जान रहे हैं। एक किसान का बेटा आज कलेक्टर बन गया है, UPSC जैसे परीक्षा को पास करके, जो पूरा मानव समाज को संदेश दे रहा है और पूरे भारत में चर्चा हो रही है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भैया का जो संघर्ष को लिख रहे हैं, और हम सभी को एक बेहतर नागरिक बनने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का संदेश युवाओं को दे रहे हैं। और शिक्षा के महत्व को समझते हुए आज हर व्यक्ति सफल बन सकता है। यह साक्षात उदाहरण हमारे सर का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय निकालने के लिए हमको। और ये न्याय का इंतज़ार है, ये हमारे विनोद कोसले सर ने लिखा है, जो कि 1850 से 2026 तक, इसमें जो भारत के जो बहुसंख्यक वर्ग है, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC है, उन सबको अभी 1850 से 2026 तक अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। चाहे हमको कार्यपालिका, न्यायपालिका, चाहे व्यवस्थापिका, इन सभी क्षेत्रों में, बेरोजगारी के क्षेत्रों में हम, तो आपको
ये पुस्तक ज़रूर पढ़ना है। हम हमारे सर को सादर सप्रेम भेंट दे रहे हैं। तो सर आप एक बार ज़रूर इस किताब को पढ़ना हमारी तरफ से। तो हमारे सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष सर भाव सिंह ढारे द्वारा सर को सतनाम सूत्र भारत का संविधान सप्रेम भेंट दे रहे हैं। जो बाबा जी गुरु घासीदास के जो 7 सिद्धांत थे वो आज भारत के संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णित है। वही है सर ने जगह जगह सप्रेम भेंट करते हैं मानव समाज को जागृति के लिए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के समय के लिए। एक बार पुनः हमारे सर को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इसी तरह हमारा मानव समाज का नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद।